एक मिनिट वाट बघू आणि मग सुरू करू, कोणी जॉईन होत असेल तर. ठीक आहे, आपण आता सुरू करूया. शेवटचा मुद्दा आपला होता, 6वा मुद्दा होता. आता तो काय आहे, तर वाढीव जमीन जर लागवडी लायक नसेल, हम्म, तर त्या लागवडी लायक कराव्यात व नंतर भूमिहीनांना द्याव्यात. म्हणजे जो जमीन जिसके पास लैंड नहीं है या अल्प भूधारक, मतलब बहुत कम मात्रा में जमीन है, उसमें वो अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए, या जिसके पास जमीन है लेकिन वो कैसी है, उपजाऊ नहीं है, म्हणजेच कोरडवाहू स्वरूपाची आहे, तर अशा व्यक्तींना जेव्हा जमिनी देणार आहेत, ऐसे लोगों को जब हमें जमीन देनी है, जो गवर्नमेंट जमीन उनको देने वाली है, हैंड ओवर करने वाली है, तो अगर ये अच्छी जमीन नहीं है, जो देने वाली जमीन गवर्नमेंट उन लोगों को देने वाली है, तो वो अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उस जमीन को उपजाऊ बनाओ, जो अच्छे से क्या होगा, उसमें से अनाज आ सके और उनका फायदा हो सके, ऐसे पहले बनाओ, बाद में ही उनको दो। नहीं तो क्या होगा, जमीन देने के बावजूद भी वो क्या रहेंगे, उनको उनका उसका लाभ नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगा। म्हणजेच काय, तर ज्यांना आपल्याला जमिनी द्यायच्या आहेत, त्या जमिनी जर उपजाऊ नसतील, नापीक असतील, पडीक असतील, तर काय होणार आहे, अशा जमिनींचा लाभ त्या जे भूमिहीन आहेत त्यांना होणार नाही। आणि ह्या जमिनी फक्त भूमिहीनांनाच दिल्या नाहीत, अल्पभूधारक, अतिअल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी अशांना सुद्धा या जमिनी दिलेल्या आहेत। किंवा ज्यांच्याकडे जमीन आहे, 50 एकर पण जमीन आहे, पण त्याच्यातली 5 एकर जमीन फक्त सुपीक आहे आणि त्याच्यातली 45 एकर जर पडीक असेल, नापीक असेल, कोरडवाहू स्वरूपाची असेल, त्याच्यामध्ये कुठलंही पीक येण्यासाठी ती म्हणजे त्या दर्जाची नसेल, तर काय होणार आहे, तर अशांना सुद्धा या जमिनीचं वाटप करण्यात आलं। पण या जमिनीचं वाटप केल्यानंतर सुद्धा जर त्या जमिनी पडीक नापीक असतील, तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही। आणि म्हणून गव्हर्नमेंटने काय करणं अपेक्षित आहे, जर अशा पडीक नापीक जमिनी असतील, तर त्या काय करायला पाहिजे, पहिले त्याची क्षमता वाढवली पाहिजे, त्या उपजाऊ बनवल्या पाहिजेत, त्याचं उत्पन्न क्षमता वाढेल, त्या सुपीक बनतील, अशा बनवल्यानंतरच त्या ज्या लाभार्थी आहेत, लाभार्थी म्हणजे कोण, ज्यांना लाभ मिळणार आहे, म्हणजे कोण, तर भूमिहीन, सीमांत शेतकरी, अल्पभूधारक, अतिअल्पभूधारक अशांना या जमिनीचं वाटप केलं जावं। अशा प्रकारे ह्या काय केलेल्या आहेत, 6 तुम्हाला शिफारशी सांगितलेल्या आहेत। आणि परंतु हा कायदा व्हावा असा अनेक त्यावेळच्या राजकारण्यांची इच्छा नव्हती, कारण जे मोठे व्यापारी, सीमांत शेतकरी होते, यांना ह्या गोष्टीचा लाभ मिळून द्यावा या उद्देशाने, किंवा त्यांचे त्यांच्याबरोबर असलेले संगमत, मतलब उन दोनों के पास, पॉलिटिशियन और ये जो बड़े किसान थे, बड़े व्यापारी थे, उन दोनों का क्या, उन दोनों का जो कनेक्शन था, उसके वजह से उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे, उनको नहीं लग रहा था कि ये कायदा हो, और अगर कायदा भी हुआ है तो उसमें से वो अलग अलग लूप हॉल्स निकाल रहे थे, म्हणजेच काय, कायद्याच्या पळवाट्या काढत होत्या, एकतर हे द्यायला तयार नव्हते, आणि हे कायदा लवकरात लवकर अंमलात आणू नये, किंवा अंमलात आल्यावर सुद्धा काहीतरी त्रुटी दोष राहतील या दृष्टीने प्रयत्नशील होते। तर अशा दृष्टीने वेगवेगळ्या अडचणींना सामना करत हा कायदा काय झालेला आहे, तयार झालेला है। अलग अलग डिफिकल्टी का सामना करते हुए ये कायदा क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है, चैप्टर 4 हम लेते हैं। तर हा काय कायदा आहे, जमीन सुधारणा विषयक कायद्यामधलाच एक पार्ट आहे। त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन कायदा 1948। येस आशिया। यस मैम, मुझे ना सिर्फ आप ये चैप्टर में ना क्लैन लॉज और सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ये दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ ये बता सकते हैं? कौन सा? यही चैप्टर में हम्म क्लैन लॉ, हम्म LAN, और हम्म मैं चैट में लिख, ये दोनों में फर्क क्या है, मेरे को ये बताओ नहीं सर, वो नहीं मतलब समझा जमीन मैं। सुधारणा कायदा और ये हमारा कुळ कायदा ना। एक ये लॉ
हाँ, और वो कुल कायदा, क्लैन लॉ मतलब कुल कायदा। इसमें ये क्या है ना, वो भी अब वही हम लेने वाले हैं, कुल कायदा ही लेने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, कमाल, वापस मैं बोलती हूँ, कमाल जमीन धारणा कायदा किंवा जमीन सुधारणा कायदा, ह्याच्या इसमें क्या किया गया कि मतलब मेरे पास बहुत सारी जमीन है, तो मेरी जमीन, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इतना मेरे पास अगर 500 एकड़ जमीन है और मेरे घर में 15 लोग है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 200 एकड़ जमीन रखूंगी। हाँ, और उसमें से 300 एकड़ मुझे जरूरत नहीं है, मतलब आपको जरूरत रह भी पाएगी तो भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। हम्म, तो इसके लिए मतलब क्या है, एक 100% है, देखो मतलब 100 लोग हैं तो 100 में से 95% जो लोग हैं उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, या है तो बहुत ही कम है। वो अपनी खेती करना चाहते हैं, अपने खेती में परमानेंटली चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन एक तो जमीन है तो कम है, या फिर बिल्कुल जमीन नहीं है। लेकिन इसमें की मतलब 5% जो लोग हैं ना उनके पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि मतलब ये 95 लोगों के पास जो जमीन होनी चाहिए वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। मतलब क्या उनका मतलब, अभी देखो मेरा तो पेट भरा हुआ है, फिर भी मुझे थाली भर भर के खाना दे रहे, तो मैं खा पाऊंगी क्या? नहीं खाना पाऊंगी। लेकिन मुझे भूख लगी है और मुझे इतना सा ही खाना दे रहे, एक रोटी दे रहे, तो मेरी भूख कम होगी क्या? नहीं, मुझे तो और भूख लगेगी। उसी तरह पे जो जिसके पास लैंड है, वो इतनी लैंड है कि उनका तो कुछ हिसाब ही नहीं, ऐसी ही पड़ी पड़ी हुई है। और जिसके पास लैंड नहीं है वो 95% है, और उनके ये 5% वालों के पास जो है वो अगर वो मिल जाए तो क्या होगा? एक मिनट। ये क्लैन लॉ है ना, ये अभी आप जो बोले? नहीं नहीं नहीं, ये पहले वाला कायदा बोल रही हूँ, क्लैन लॉ में बाद में बताऊंगी। तो मैं ये सीलिंग। एक्सप्लेन, हाँ ये पहले इसे एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब ये कायदा क्यों बनाया, इसमें क्यों बनाने की नीड पड़ी, ये पहले बता दी हूँ आपको, मतलब आपको दोनों में से जो अंतर है वो आपको समझ में आएगा। तो ये इसके लिए मेरे पास जो नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब देखो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत गरीबी में था, तो अभी एक एक मतलब उसको काम धाम देना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले ये जो लैंड है वो लैंड का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये कायदा बना है। ठीक है, इसके लिए, लेकिन ये एक कायदा करने से लोगों को उनका हक नहीं मिलने वाला, इसके लिए दूसरा कायदा करना पड़ेगा। वो कौन सा है? तो क्लैन लॉ। क्यों करना पड़ेगा? तो हर एक ने, उन्होंने अलग अलग लूप हॉल्स निकाले, अलग अलग तरीके से उन्होंने ये चेंज ये किए, और उस तरीके से क्या हुआ, वो जमीन उन्होंने अपनी खुद की बचाई। लेकिन अभी ये इस एक कायदे से नहीं होने वाला। तो हमें दूसरा कायदा करना पड़ा, कुल कायदा, मतलब वो ही क्लैन लॉ। वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो लोग जिसके पास काम कर रहे हैं, मतलब 50 एकड़ जमीन है, सॉरी 100 एकड़ जमीन है, उसमें से 5 लोग अलग अलग किसान, वो क्या कर रहे हैं, उसके पास ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो जमींदार है उसमें से 100 में से 50 एकड़ खुद कर रहा है, और 50 एकड़ अलग अलग लोगों को करने के लिए देता है। लेकिन अभी ये लोग क्या करते हैं, उसमें से लूप हॉल्स निकालते हैं। इसके लिए उन्होंने दूसरा कायदा किया, क्या उससे पहले कायदा किया? क्यों? क्योंकि जो जमीन लोग जहाँ पे काम करते हैं उनको ही वो जमीन मिलनी चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो उसका आपको कोई लाभ नहीं है। मतलब जिसको लाभ मिलना चाहिए वो उसमें परमानेंटली चेंजेस ला सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे वेल ये बोरवेल बनानी है, मुझे कंपाउंड करना है, मुझे और कुछ चेंजेस लाने हैं, तो मैं अगर मेरे नाम पे होगी तो ही करूंगा, अगर नाम पे होगी तो मैं चेंजेस करूंगा, सुधारणा करूंगा, और उसके अनुसार मैं क्या करूंगा, अच्छी अनाज ले पाऊंगा। लेकिन ये कब होगा? जब मैं मेरे नाम पे जमीन होगी तभी होगा। अगर मैं भाड़े के जमीन में काम कर रहा हूँ तो वो कभी भी मेरे पास से ले सकता है। इसके लिए एक तो गवर्नमेंट को उनको जमीन देनी थी,
दूसरी बात, हमारे देश को ये जो समस्या है गरीबी की, या अनाज हमें विदेश से लाना पड़ रहा था उस टाइम पे, तो ये अगर हमें कम करना है तो मतलब देश का भी हित और ये किसानों का हित, विलेजों का हित, ये सब मुद्दे ध्यान में रखते हुए एक लैंड लॉ बनाया। और जिस जो जमीन, मतलब अभी मैं 5 एकड़ जमीन कर रही हूँ, तो मुझे 5 एकड़ जमीन जहां पे मैं कर रही हूँ वो मेरे नाम पे हो जाएगी, वो लैंड लॉ है। समझ में आया? ठीक है। अब अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जमीन सुधारणा विषयक कायदा, जो कायदा है उसमें ही हम मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन कायदा 1948, देखो ये आपको ना क्वेश्चन आता है। तो मुंबई कुळ वहिवाट मतलब त्या उस कायदे का ही नाम है, व शेतजमीन कायदा 1948, ये 1948 में बना, इसके लिए उसको एंड में बोला जाता है 1948। बघा, मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन कायदा 1948, तर याचे उद्देश काय आहेत हे आपण बघणार आहोत। पण त्यापूर्वी ह्या कायदा करण्याची गरज का भासली? कारण पूर्वी म्हणजे ब्रिटिशांनी काय केलं, अभी आज के पहले जो लेक्चर में थोड़ा सा मैंने बताया है, लेकिन आज वापस रिपीट करती हूँ। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए, उन्होंने क्या किया, शेतसरा जमा करण्यासाठी, मतलब जो लगान है, ये टैक्स है, वो इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक मिडलमॅन म्हणजे जमीनदार किंवा सावकार असा वर्ग नेमला। आणि म्हणजेच काय, तर आपण त्याला दलाल म्हणू किंवा मधला मनुष्य म्हणू, अशा पद्धतीने ते काय करायचे, शेतसारा गोळा करायचे। आणि त्यामुळे काय व्हायचं, की शेतसारा गोळा करत असताना, समज 2 रुपयाचा शेतसारा मला गोळा करायचा आहे, ब्रिटिशांनी जो ठरवून दिलाय, परंतु त्याऐवजी ते काय करायचे, 5 रुपये, 10 रुपये किंवा त्यांना जे योग्य वाटेल अशा पद्धतीने ते पैसे गोळा करायचे, शेतसारा गोळा करायचे। म्हणजे काय, त्यांचं जे काही ठरवलेली अमाऊंट आहे ती त्यांना द्यायची आणि त्याचं कमिशन आपण घ्यायचं। ऐसे ही चलता है ना। तो ये कमीशन उनको मिलता था। इसके लिए ये जो किसान है उनकी बहुत लूट होती थी, बहुत उनको परेशानी होती थी। मतलब मैंने अगर 1 रुपया साल भर में 1 रुपया कमाया ना, तो 50%, 60%, 70% वो सब लेके जाते थे। तो बाकी का मेरा आगे का जो सीजन है, तो वो मैं उसमें खेती कैसे कर पाऊंगी, मेरा घर कैसे चला पाऊंगी, ये सब डिफिकल्टीज उनको आती थी। इसके लिए वो लोग धीरे धीरे, अगर ये कभी कभी ये होता है, मतलब बारिश नहीं गिरती या बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, या ये भूकंप आता है, ज्वालामुखी, सॉरी, सुनामी आती है, अलग अलग तरीके की ये जो समस्या आहे, म्हणजेच आपल्या ह्याच्यामध्ये बघितलं तर भूकंप, सुनामी आहे, ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळ, अचानक एखादं येणारं संकट असेल, तर त्यामुळे किंवा एखादं जनावर दगावणं, शॉक लागणं किंवा त्याला आजारी पडून मरणं, याच्यामुळे काय होत असतं, की त्यांना पैसे भरणं, शेतसारा भरणं त्यावेळेला शक्य होत नसे। मग त्यामुळे ते काय करायचे, जबरदस्ती उनके पास से जबरन क्या करते थे, वो पैसा वसूल करते थे, जो मिडलमैन थे। तो उसके बाद ये कुल मतलब क्या हो गया, जो किसान थे, मतलब जो जिनके पास खुद की जमीन थी, वो खुद के ही मालिक थे, वो किसी के पास जमीन करने नहीं जाते। म्हणजे जे स्वतः शेतकरी होते, जे स्वतःच्या जमिनीचे मालक होते, ते या पद्धतीमुळे कालांतराने काय झालेले आहेत, जमिनी गेल्या, घर गेलं, आणि त्याच्यामुळे आपलं चलित हमारा 2 टाइम का पेट भरने के लिए वही लोग क्या करने लगे, साहूकार के पास काम करने लगे। मतलब खुद के खेती में वो मजदूर बन के काम करने लगे। और वो उस मजदूर, या उसको क्या बोला जाता है, मैं 10 साल के लिए या 1 साल के लिए मैं ये जमीन में अपना क्या करूंगा, अनाज लगाऊंगा, और जो कुछ आएगा उसमें से आपको जो कुछ हिस्सा है वो मैं आपको दे दूंगा। मतलब 50%, 60%, ऐसे जो हिस्सा है साल भर का, वो जमींदार को देना पड़ा। मतलब जो लोग जिनकी जमीन थी, वो जमीन जमींदार के पास गई, और खुद के जमीन में, या वो जमींदार के जमीन में काम करने लगे। उनको क्या बोला जाता है, कुळ, ऐसा बोला है, मतलब क्लॅन ऐसे बोला जाता है। तो त्या म्हणूनच हा कायदा काय केला गेला, म्हणून तुम्ही ज्या जमिनीमध्ये काम करता, जी जमीन कसतात, कसेल त्याची जमीन, या कुळ कायद्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, कसेल त्याची जमीन, मतलब जो किसान खेती करेगा उसको ही वो जमीन मिलेगी।
अगर वो जमींदार है, वो किसान, वो अपनी खेती उसमें नहीं कर रहे, तो उसकी वो मालिक की जमीन नहीं होगी। तो अभी बहुत सारे लोगों को जो जमीन मिली है खुद की, उसे वो कुल कायदे के अनुसार मिली गई है। मतलब पहले के जमाने में जो लोग थे उनके, आपने पूछा तो उनको बहुत सारे लोगों को मालूम है ये जमीन हमें कुल कायद्यातून मिळालेली आहे का ही स्वतःची आहे, हे त्याच्यामधून आपल्याला समजते। तर अभी हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। पहला जो पॉइंट हम देखेंगे उद्देश्य। तर मतलब ये कायदा बनाने के लिए क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है, ये हम देखेंगे। हा जो प्रश्न म्हणजे हे टॉपिक आहे ते पेज नंबर 148 पासून सुरू होतं। त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचे, सुरुवातीला एक 8-10 ओळींची प्रस्तावना घ्यायची है। मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है ये आंसर लिखने से पहले। और आंसर लिखने के बाद मतलब आपने ये जो लिखली इंट्रोडक्शन लिखा म्हणजे प्रस्तावना लिहिली, त्याच्यानंतर आपण काय करायचं आहे, म्हणजे तुमचा जो क्वेश्चन असेल तो टाकायचा पहिले, त्याच्यानंतर प्रस्तावना असा शब्द लिहायचा, मग 8-10 ओळी 10-12 ओळी तुम्ही लिहा। ते लिहिल्यानंतर पुन्हा प्रश्न जो असेल की मुंबई कुळ व हिवाळ शेतजमीन कायदा 1948 पुढील प्रमाणे आगे दिया गया हुआ है ऐसे, और त्याचे उद्देश पुढील प्रमाणे असं लिहून तुम्ही 2 ओळी वाढवू शकता। ठीक है, त्याच्यामध्ये उसमें पहला पॉइंट दिया गया है मालक आणि कुळ यांच्या संबंधांचे नियमन करणे। मतलब ये इसका पर्पस क्या है, तो फर्स्ट पर्पस क्या है, मालक, मालक मतलब जो जिसकी नाम की जमीन है, मतलब मेरे नाम की जमीन, तो मैं इसका मालक हो गया। मतलब ये मेरे मैं इसका क्या बोलूंगी उसको, मेरे नाम की ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं क्या हो गया इसका, मेरी नाम की जमीन हो गई। तो मालक आणि कुळ यांच्या संबंधाचे नियमन करणे, ये कायदा क्यों बनाया गया, जो मालक आणि कुळ मतलब जो कुळ है, मतलब जो किसान उस जमीन में खेती कर रहा है, वो क्या बनेगा, मालक बन जाएगा। मतलब उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, संबंधाचे नियमन करने मतलब ऐसे क्या करना पड़ेगा, इस कायदे के अनुसार जो कुल है, मतलब मैं 10 एकड़ जमीन कर रही हूँ ना, तो मैं अभी कुल नहीं कहलाऊंगी, मैं क्या कहलाऊंगी, मालक कहलाऊंगी। ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई ऐसे, मतलब अभी ये मैं इसमें परमानेंटली ये मेरे नाम की हो गई, मैं अभी किसी के खेत में काम नहीं कर रही, मैं खुद के ही खेत में काम कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ऐसा पहला उसका पर्पज है। सेकंड है भूमिधारक व कुळ यांच्यातील हयगय किंवा विवाद यामुळे जमिनीचे नुकसान होऊ न देणे। मतलब ये जो है भूमिधारक, भूमिधारक मतलब जिसकी नाम की जमीन है, अगर जमींदार है या साहूकार है वो, और कुळ, कुळ मतलब मैं दूसरों के पास जमीन में काम कर रही हूँ, वो कुळ मतलब वो पर्सन, वो किसान, यांच्यामध्ये हयगय किंवा विवाद, इस दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसके वजह से जमीन का नुकसान होता है। मतलब खेती करे या नहीं करे, मैं तुम्हें नहीं जमीन दूंगा, जमीन दूंगा तो मेरी इसमें से जो पानी है वो पानी मैं आपको नहीं दूंगा। मतलब जमीन ले लो, पानी का नहीं मिलेगा, वो पानी का तुम अपना अपना देख लो। अभी कैसे, पहले कैसे एक ही ये वेल रहती थी, उसमें से पानी निकालो, या उस पूरे खेत के लिए एक या दो रहता था, उसमें से ही सब पानी निकालो और सब जन अपना अपना काम करते थे। इसके लिए ये अगर उन्होंने ऐसे कुछ शर्तें रखी तो उसकी वजह से उन दोनों के बीच का झगड़ा है, उसमें से झगड़े की वजह से जमीन का नुकसान नहीं हो, खेती का नुकसान नहीं हो, ये भी इस नहीं होना चाहिए। इसके वजह से ये पर्पज है कि ये कायदा करने का। तीसरा पर्पज है, उद्देश्य काय आहे, तर शेतकऱ्यांची आर्थिक सामाजिक स्थिती सुधारणे। आर्थिक मतलब क्या, इकोनॉमिक लेवल उनका बढ़ाना है। अगर इकोनॉमिक लेवल बढ़ता है तो ऑटोमॅटिकली ये सोशल लेवल भी बढ़ता है, सामाजिक स्थिती म्हणजे काय, तर आता बघा, जर मी माझ्या नावावर जमीन झाली, मेरे खुद के नाम पे जमीन हो गई, तो मेरे पास मैं क्या करूंगी, पहले कंपाउंड करूंगी, बराबर, मतलब कोई मेरे इसमें आ ना पाए। दूसरी बात, मुझे पेड़ लगाने हैं, आम के पेड़ लगाने हैं, सीताफल लगाना है या और कुछ लगाना है, वो लगाऊंगी, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो सालों साल, मतलब 50-100 साल 150 साल चले जाते हैं।
तो मतलब एक बार लगाएंगे तो उसको वापस देखने की जरूरत नहीं। जैसे हम फसल लेते हैं तो 4 महीने के बाद नई, 6 महीने बाद नया फसल लेना पड़ता है। लेकिन जो पेड़ है, फ्रूट्स है, वो क्या है, वो सालों साल चलते हैं। तो ये मैं परमानेंटली लगाऊंगी, मतलब जहां जहां पे मतलब बीच में नहीं, जैसे कंपाउंड है वहां पेड़ लगाऊंगी। मुझे मतलब क्या, साल का वो एक अलग से इनकम मिल जाएगा। मुझे बोरवेल करना है वो करूंगी, या जमीन है वो आगे पीछे ऊपर नीचे, तो मैं उसका प्लेन करूंगी। मतलब परमानेंटली मैं चेंजेस करूंगी। तो मुझे क्या होगा, धीरे धीरे, या मुझे वो ड्रिप इरिगेशन करना आहे, म्हणजे माझा ठिबक सिंचन करायचं आहे, जमिनीचं सपाटीकरण करायचं आहे, मला कंपाऊंड करायचं आहे, मला विहीर खणायची आहे, या किंवा शेततळं करायचं आहे, म्हणजे जे काही करायचंय ते मी त्याच्यामध्ये परमनंटली सुधारणा करणार। आणि मग त्याच्यामुळे मला पाण्याची कमतरता आहे, मग मी ठिबक सिंचन करू शकते। मला जे हवं ते मी माझ्या जमिनीमध्ये करू शकते। जसं आपण भाड्याचं घर आणि स्वतःचं घर, स्वतःच्या घरामध्ये आपण काहीही करू शकतो, भाड्याच्या घरामध्ये केलं आणि ते काढून घेतलं तर आपलं नुकसान होतं। त्याच पद्धतीने जेव्हा स्वतःची जमीन असते त्याच्यामध्ये आपण परमनंटली चेंजेस करू शकतात। त्याच्यामध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे रासायनिक खताच्या ऐवजी आपण नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रिय शेती सुद्धा करू शकतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला चांगलं अन्नधान्य सुद्धा मिळू शकतं। पौष्टिक अन्नधान्य, चांगलं म्हणण्यापेक्षा पौष्टिक मिळू शकतं। पण हे कधी, जेव्हा स्वतःच्या मालकीची जमीन होणार तेव्हा, मतलब जब हमारे पास अच्छी खुद के नाम की जमीन होगी, तभी हम पूरे चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए ये जब होगा तो क्या होगा, हमारा जो डेली इनकम है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इनकम बढ़ जाएगा तो हमारे जो लाइफस्टाईल आहे उसमें भी चेंजेस आएंगे। मग जेव्हा आपलं इन्कम वाढतं तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये किंवा जीवनस्तरामध्ये वाढ होते। म्हणजेच आपलं काय होतो, म्हणजे राहणीमानात बदल होतो। जैसे मैं पहले पैदल चलती थी, मैंने बाद में साइकिल लिया, साइकिल के बाद टू व्हीलर लिया, फोर व्हीलर लिया। बाद में मेरा सादा घर था तो मैंने अच्छा वाला मकान बनाया, बाद में मैंने बंगला बनाया, उसमें मैंने एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब हमारा क्या हो गया, इकॉनॉमिकली, मतलब पैसा बढ़ने की वजह से, म्हणजे आमदनी बढी, म्हणजेच काय, तर आपल्याला मिळणारं जे उत्पन्न आहे ते वाढलं, आणि त्या वाढलेल्या उत्पन्नातून आपलं जीवन स्तर आपण कसा केलेला आहे, उंचावलेला आहे। आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय झालेलं आहे, जीवन स्तर उंचावला असल्यामुळे काय झालेलं आहे, आपलं सामाजिक स्थिती, म्हणजे समाजामध्ये आपला दर्जा वाढलेला आहे, समाजामध्ये बघण्याची ओळख बदललेली आहे। गरीब नाही, आता हा श्रीमंत झालेला आहे, याच्यामध्ये सगळ्या सुखसोयी आहेत, आणि त्याच्यामुळे आपलं काय झालेलं आहे, सामाजिक स्तर सुद्धा वाढतो। कधी हे शक्य होणार आहे, जेव्हा आपल्या मालकीची आपल्याला जमीन मिळणार आहे। मतलब पर्पस क्या है, तो जब मेरा इकोनॉमिक या मेरा चेंजेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुझे सोशल चेंजेस हो जाएंगे। मेरे लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, और मुझे समाज में मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कायदा करने का उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिकली और सोशल, इन दोनों में क्या लाना है, बदलाव लाने हैं। उसके बाद आगे वाला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, शेत जमिनीचा पूर्णतः आणि कार्यक्षमतेने वापर करणे, प्रसंगी भूधारकांची जमीन ताब्यात घेऊन त्या जमिनीचे व्यवस्थापन करणे। मतलब ये जो जमीन है, इस जमीन का पूरेपूर तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से, जिससे, मतलब मैंने खेती के लिए जमीन ली है और उसमें मैं अलग ही कुछ कर रही, मकान बना रही हूँ या बिल्डिंग बना रही, ये नहीं चलेगा। ये खेती के लिए दी है ना, तो खेती ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें दो पार्ट रहते हैं। क्या रहता है कि नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर, जहाँ पे एनए हम बोलते हैं ना, एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चर, म्हणजेच आपण काय म्हणतो, शेत जमीन आणि बिगर शेत जमीन। तर बिगर शेत जमिनीमध्ये आपण इमारती किंवा इतर ऑफिस किंवा उद्योग क्षेत्रासाठी वापर करतो। पण जे शेती क्षेत्रासाठी दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला शेतीच करावं लागते। म्हणजेच काय, ते काय सांगितलेले आहे, आपण त्या जमिनीचा पुरेपूर वापर करायचा आहे, आणि प्रसंगी भूधारकांकडून जमीन ताब्यात घेऊन त्या जमिनीचे व्यवस्थापन करायचे। भूधारक म्हणजे कोण, जो जमींदार है, उनके पास से जमीन लेने का, और जिसको नहीं है या जो कुळ है, उनको उसका सही तरीके से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, म्हणजे त्याचं व्यवस्थापन, त्याचं वाटप करायचं आहे। त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे की शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर यांच्या मालकीच्या किंवा भोगवट्यात असलेल्या जमिनी, राहायती घरे
व त्यालगत असलेल्या जागा व जमिनी यांच्या हस्तांतरणाचे नियमन करणे व त्यावर निर्बंध घालणे। मतलब जो लोग है, कौन है, वो किसान है, शेतमजूर है, मतलब मजदूर, खेती में काम करने वाले मजदूर है, कारागिर है, छोटे छोटे कारागिर रहते हैं ना, अलग अलग सिलाई बुनाई या अलग अलग तरीके से टोकरी बुनना गांव में जो चलते हैं, ऐसे कारागिर है, उनके जो हिस्से की जो जमीन आहे, भोगवटाला आलेली, भोगवटाला म्हणजे काय, ते सातबारावर जमीन आहे ना, तुला नावावरती जमीन येते, आपल्या याच्यावरती जमीन चढ़ते, म्हणजे अपने खुद के मालकी की जब जमीन होती है, उसमें क्या है, अपना खुद का रहने वाला मकान होगा, या त्या उसके आजू बाजू में रहने वाली जगह होगी, जमिनी व जमिनी यांच्या हस्तांतरणाचे, मतलब अगर ये जमीन गवर्नमेंट ने या कुल कायदे के अनुसार इन लोगों को दी गई है रहने के लिए, उसके आसपास, मतलब अगर जिसके पास भूमिहीन है, बिल्कुल जमीन नहीं है, तो उनको जमीन दी जाएगी, खेती करने के लिए भी दी जाएगी, और उसमें का जो हिस्सा कुछ है, तो उसमें वो मकान भी बना सकते हैं। मकान तो लगेगा ना, जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उसको, तो इसके लिए ये अगर उसको हैंड ओव्हर किया जाता है, तो हस्तांतरणाचे नियमन करणे, हस्तांतरणाचे म्हणजे काय, ही अमुक एक गव्हर्नमेंटची जमीन किंवा या जमीनदाराची जमीन या कुळाला दिलेली आहे, तर त्याच्या संबंधी आपल्याला नियम करावे लागतील किंवा कागदपत्र बनवून घ्यावी लागतील। म्हणजे तोंडी सांगून चालणार नाही ना, की ही मी तुला दिलेली आहे। कारण आता काय झालेलं आहे, पूर्वी अनेक लोकांना, पहले के जमाने में अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उनको ना जमीन बख्शीश दी जाती है, तो वो बख्शीश दी गई जमीन उनको क्या बोल, मुंह से ही बोला गया था किसी कई कई जगह पे, उनको लिखा पढ़ी नहीं की गई। तो अभी कैसे लैंड के, कैसे जमीन के भाव बढ़ गए, तो अभी क्या बोलते हैं, इनको हमें तो मिली है ये बख्शीश में जमीन। और उनके जो बाद के, मतलब उनके जनरेशन के अभी के लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला था लेकिन आपके पास कुछ कागज है क्या, लिखा पढ़ी की गई है क्या, तो आप बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम विश्वास कैसे करेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके के जो वाद है, जो झगड़े हैं, वो अभी चल रहे हैं जगह जगह, रूरल एरिया में है या सिटीज में है, तो ऐसे झगड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए हम जब देते हैं तो लिखा पढ़ी करना, उसका मतलब कितना भी टाइम लगे, हमको कितना भी तकलीफ हो जाए, लेकिन जब काम होता है तभी उसके बारे में सब कुछ करना उचित होता है, नहीं तो बाद में बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो ये सब क्या है, तो ये सब इसके लिए करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से या उद्देशाने कायदा करताना त्यांच्याकडील जमिनीच्या खरेदीचे हक्क मिळवून देण्यात आले। जब ये कायदा किया गया, मतलब पूर्ण कायदा किया गया, तब उनको, मतलब जो भूमिहीन है या अल्पभूधारक है, सीमांत शेतकरी है, या बहुत ही अल्प तरीके से जमीन है, उन लोगों को जमीन देते समय उनको जो हक मिलना चाहिए, मतलब आज मुंह से बोल दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अगले साल थोड़ी ना, या 10 साल के बाद थोड़ी ना वो गवर्नमेंट रहेगी या वो लोग रहेंगे जिन्होंने बोला है। तो इसके लिए उनका जो हक है, वो उनको मिलने के लिए ये पूरा कायदा बनाया गया है। म्हणजेच काय, त्यांच्या हक्काच्या जमिनी त्यांना मिळाव्यात, आणि म्हणून हा कायदा करण्यात आलेल्या आहेत। आता नेक्स्ट पॉइंट है कुल कायद्याच्या मुख्य तरतुदी। तरतुदी मतलब उन्होंने क्या क्या दिया गया है इस कायदे में, उन्होंने क्या क्या बोला गया है, तरतूद की गई है, तो वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। उसके पहले इसमें डेफिनेशन दी है, कुल कायदे की डेफिनेशन, कुल कायद्याची व्याख्या 150 पानावर आहे मराठी याच्यामध्ये। इंग्लिश मध्ये आपल्याला बघायचं की तुमचं आपका किस पेज में है वो, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपलं हे लेक्चर आहे ना, ते पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये संपेल, तर त्याच्यामुळे काय करायचंय, उद्याला सुद्धा आपलं 10 वाजताच लेक्चर असणार आहे, ठीक आहे। तर लेक्चर झाल्यानंतर पुढचं जे काही असेल ते उद्याला तुम्हाला हे होईल। आणि जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला वेळच्या वेळी सांगत चला, म्हणजे आज जे काय झालेलं आहे त्याच्यामधनं मला, तुम्हाला जर काही डिफिकल्टीज असेल ते मला उद्याला सांगा, म्हणजे साचून नका ठेवू ते सगळं, कारण परीक्षा तुमची 10 जुलैला आहे ना बहुतेक, तर त्याच्या अनुषंगाने आपल्याला अभ्यास करायचा आहे।
बघा त्याच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत, त्या व्याख्या है ते उसमें से आपको 2 या 3 ही लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है, या नहीं भी आता है, अगर आपको बोला गया की मुंबई कुळवाट वहिवाटे उद्देश सांगा, तुम्ही काय करायचं, इंट्रोडक्शन लिहायचंय, कुळ कायद्याची व्याख्या लिहायची आणि तो उद्देश आहे तो लिहायचा, म्हणजे कमीत कमी 2.5 पानापर्यंत आपल्याला उत्तर लिहायचं, 2.5 ते 3 पानापर्यंत उत्तर लिहायचं आहे. त्याच्यामुळे उत्तर वाढवण्यासाठी म्हणून पण हे तुम्हाला फायदेशीर पडणार आहे, म्हणून व्याख्या तुम्ही लक्षात असू द्या। मतलब आपको अगर इस कायदे के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन के बाद आप डेफिनेशन भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, और डेफिनेशन के बाद आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। देखो अभी डेफिनेशन बोला गया है, उन्होंने पहिला कुळ कायद्याच्या व्याख्या, पहिली डेफिनेशन दी है, कराराने प्रस्थापित झालेली कुळे, कराराने, करार मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तरीके से जो कुळ बन गए हैं वो, अभी देखे, तोंडी अथवा लेखी कराराने प्रस्थापित झालेली कुळे, कुळ म्हणजे कुळ इस शब्द का अर्थ क्या है, मतलब कुळाची व्याख्या काय आहे, किंवा कुळ इस शब्द का डेफिनेशन, क्लैन लॉ क्या है, क्लैन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या है, अलग अलग तरीके से कुल इस शब्द का मतलब बताया गया है। तो याच्यामध्ये पहिला फर्स्ट क्या है, तोंडी अथवा लेखी कराने प्रस्थापित झालेली कुळे, मतलब अभी मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं अपने गांव का जमींदार है उसके पास गई और उनको बोला कि थोड़ी बहुत तो जमीन दे दो मुझे खेती करने के लिए, वो मुझे पहचानता है, मैं उसको पहचानती हूँ, वो बोलता है ठीक है, आपको ये एक 5 एकड़ जमीन चाहिए तो वो आप ले लो, यहाँ यहाँ की है। तो ये हमने क्या किया, मुंह से बोला या लिख के हमने किया, ये मैं 5 साल के लिए दे रही हूँ या 1 साल के लिए दे रहा हूँ या 6 महीने के लिए दे रहा हूँ, उसके हिसाब से हमने क्या किया, वो जमींदार ने मुझे जमीन दी, वो मुंह से बोला या लिख के दिया, और अब मैं वहां पे खेती करने लगी, मतलब मैं क्या हो गई, पूर्ण हो गई, मतलब क्या, मतलब मजदूर बन के काम नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके जमीन में क्या कर रही हूँ, खेती करने लगी हूँ। तो इस प्रकार पे हम क्या करते हैं, एक मिनट, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, खेती ये क्या हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया, प्रस्तापित झालेली कुळे, मतलब इस तरीके से भी हम कुळ कहलाते हैं। दूसरा है गृहीत कुळे, गृहीत मतलब हमने खुद को ही ये पकड़ा कि हम किसी को ग्रांटेड लेते ना, तो उसको उसको भी ग्रांटेड कुळे, कुळ ग्रांटेड बोल सकते हैं। गृहीत कुळे ह्याच्यामध्ये बघा, व्यक्तिशः कसत नसलेल्या, मतलब मैं खुद जमीन में काम नहीं करे, लेकिन दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालकीची जमीन कायदेशीरपणे कसणारी अन्य व्यक्ति, मतलब देखो ऊपर वाला जो है ना उसका ही सेम मीनिंग है, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से बोला है, मतलब मैं जमींदार हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जमीन एक 40 एकड़ जमीन है, लेकिन मुझे क्या करनी है, जमीन में अनाज लगाना है, लेकिन मुझे नहीं भी लगाना है, मतलब मेरी जमीन वो क्या होनी चाहिए, उसमें अनाज उगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी और को बोलूंगी कि अगर आपको जरूरत है जमीन की तो मेरी जमीन ले लो, वो क्या करो, आप उसमें अनाज लगाओ और उसमें का जो हिस्सा है वो मुझे दे दो। मतलब क्या हुआ, मेरी जमीन क्या हो गई है, मेरे जमीन में अनाज आया है, लेकिन वो मैंने नहीं लगाया, वो किसी और ने लगाया है, इसके लिए क्या हो गया, ग्रँटेड बोला जाता है उसको। गृहीत कुळ मतलब म्हणजे काय, तर जमीनदाराला स्वतःची जमीन कसायची पण आहे, म्हणजे शेती लावायची आहे, पण त्याला ती करायची पण नाहीये, म्हणून तो काय करतो, ज्या दुसऱ्या व्यक्तीला जमिनीची आवश्यकता आहे अशा व्यक्तीला ती जमीन द्यायची, त्याच्याकडून ती कसून घ्यायची म्हणजे शेतामध्ये शेती पीक लावायचं आणि आलेलं उत्पन्नातला काही हिस्सा जमीनदाराला द्यायचा आणि बाकीचा हिस्सा त्या व्यक्तीने ठेवून द्यायचा, त्याला गृहीत पुळव असं म्हणतात। त्याच्यामध्ये दुसरा त्यांनी खाली अर्थ दिलेला आहे, ही व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुटुंबातील असणार नाही,
जमीन मालक अथवा त्याचे कुटुंबातील त्यांच्या देखरेखीखाली मजुरीवर काम करणारी असणार नाही किंवा जमीन कब्जे गहाण असणार नहीं। मतलब अगर मैं जमींदार हूँ और मैंने किसी व्यक्ति को जमीन करने के लिए दी है, लेकिन वो मेरे फैमिली में से नहीं होगी। अगर मैं जमींदार हूँ तो वो जो किसान है, जो जमीन करने वाला है, मेरे पहचान का भी है लेकिन गांव का है, लेकिन वो मेरे फैमिली में से नहीं होगा, वो किसी और के फैमिली में से होगा। लेकिन जमीन मालक अथवा त्याचे कुटुंबीय, मतलब मैं जमींदार और मेरे मेरे फैमिली मेंबर जो रहेंगे, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर निगरानी रखेंगे। वो जमीन तो मेरे हड़पेगा नहीं, और जमीन में लगाया है इतना और बोलेगा इतना ही आया है, तो उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। और देखरेखीखाली मजुरीवर काम करणारी असणार नाही। मतलब उसके फैमिली में से कोई भी उसमें क्या करेगा, नहीं खेती नहीं करेगा, वो दूसरों के ऊपर, वो दूसरों को करने के लिए देगा और उसके ऊपर उनकी निगरानी रहेगी कि वह जमीन कब्जे गहाण असणार नहीं। मतलब ये जमीन क्या होणार नहीं, गहाण, मतलब मैं किसी के पास, मतलब मेरे पास ये नहीं है क्या, पैसा नहीं है तो मैं मेरी जमीन दूसरों को कुछ, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता या मैं पैसा नहीं देता आपको, उसे क्या बोलते हैं, गहाण। मतलब उसको क्या रखना है, मैं जैसे कर्जा लेते समय हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रहेगा वो हम, वो क्या करते हैं, बेचते नहीं, उसको उनके पास रखते हैं, और जब पैसा आता है तो वो हमारी चीज हम वापस लेते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या करना है कि वो करने के लिए देगा, लेकिन उसके नाम पे या उसको नहीं परमानेंटली दे सकता। उसके बाद है संरक्षित कुएं। संरक्षित मतलब क्या, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब कभी कभी दो टाइप के कुएं होते हैं। एक होते हैं परमानेंटली उसको ही काम दिया जाता है, और दूसरा होता है हंगामी। हंगामी मतलब कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए दिया जाता है, उसको हंगामी बोलते हैं, मतलब कुछ समय के लिए दिया जाता है। और सीजनल। और एक जो होता है परमानेंटली उसमें देता है, मतलब उसको प्रोटेक्शन रहता है कि ये मेरे पास से वापस नहीं लेगा, मुझे अब अगर इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो मैं परमानेंट वालों के तरह के चेंजेस नहीं, मतलब थोड़े बहुत कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास से नहीं निकालेगा 1-2 साल के बाद। देखो अभी मुंबई पूर्ण कायदा 1939 कलम 2, कलम 3 व कलम 4 नुसार संरक्षित म्हणून मानलेली व्यक्ती संरक्षित कुळ ठरते। अर्थात या कायद्याने जी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन कसत असेल, त्या व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत त्या जमिनीवरून काढून टाकता येणार नाही। मतलब क्या करना है कि ये जो कायदा बना 1939 में, 48 में कायदा बनाया है, लेकिन उसके पहले भी एक कायदा बना था, तो मुंबई कुळ कायदा 1939, म्हणजे 1939च्या, आता ना हे लेक्चर 1 मिनिटात संपेल, पण हा जो मुद्दा आहे तो मी उद्या कंटिन्यू करते, कारण मग हे एका मिनिटामध्ये होणार नाहीये। ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे उद्याला सुद्धा सेम आपण 10 वाजता आपण लेक्चर घेणार आहेत। आणि जर तुम्हाला काही अडत असेल तर उद्याला तुम्ही काय करायचं, जे काही असेल नोट डाऊन करून ठेवा आणि उद्या मला विचारा। ठीक आहे, म्हणजे उद्याला आपण लेक्चर संपता संपता तुमच्या ज्या काही क्वेरीज असतील त्या आपण घेऊ शकतो। तर मी इथे आता मीटिंग ऑफ करते, कारण आता हे लेक्चर संपण्यातच जमायचं आणि हा मुद्दा कव्हर होऊ शकत नाही। कुणाला काही अडचण असेल तर मला आताच सांगा, 1 मिनिटात काही जर डिस्कशन करायचं असेल तर। इसको बोलना है कुछ? कल होगा ना मैम लेक्चर अभी? हाँ, अभी कल 10 बजे होगा, सेम टाइम। मैम थोड़ा कल थोड़ा लेट तक लो ना, मतलब 2-3 चैप्टर ऐसा हो जाए, मतलब एक तो भी एटलीस्ट हो जाए चैप्टर ना, क्योंकि बहुत लेंदी है ना।